हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का हम लोग हिंदी का क्लास करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू से अंत तक देखते हैं। इसमें जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, सारा का सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे और सारा आपका एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं 2025 में एग्जाम देना और अच्छे से मार्क्स से पास करना, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाता है, बिल्कुल चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना लेट किए हुए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे हेडिंग पढ़ने के लिए आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे हेडिंग क्या मिल रहा है? मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम कब होगा? तो 2025 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए हम यहाँ पे हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा का सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं और सारा का सारा एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आप कैसा कैसा सवाल है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। अगर आप इसका उत्तर जानेंगे तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और नहीं जानेंगे तो इसका उत्तर जरूर जान लेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न आपसे क्या कहता है? कह रहा भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है बेरोजगारी, बी में है गरीबी, सी में है उद्योग धंधा की कमी और डी में है अमीरी। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखा जाए 2 में क्या कहता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? नलिनी विलोचन शर्मा या यतीन्द्र मिश्र या भीमराव अंबेडकर या अमरकांत। तो याद रखना बाबू, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? देखिए सब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कब पूछा गया है जो। ठीक है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका राइट आंसर जो होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी कि जो रुचि हमें वो रुचि के आधार पर हमें वहां पे काम नहीं मिल रहा है, इस कारण से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 19 में, 21 में और 22 में। प्रश्न कर रहा बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? याद रखेंगे इसका जन्म यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था बाबू? ऑप्शन देगा मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या बंगाल। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो एमपी में, यानी मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कह रहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन 2019 और 2020 में पूछा हुआ है, तो आपको बताना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन दिया 14 अप्रैल 1991 ईस्वी या 20 अप्रैल 1992 या 24 अप्रैल 1993 या 28 अप्रैल 1994। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 अप्रैल 1991 में। ठीक है, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कह रहा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत आसान है, वही चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर कौन लिखे हैं? तब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? यह किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था या भीमराव अंबेडकर ने या बिरजू महाराज या अगेन? ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ था। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कह रहा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है। मुख्य कारण है जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या तो भ्रष्टाचार। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कर भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है सती प्रथा, दहेज प्रथा,
सी में है जाति प्रथा और डी में है बाल विवाह प्रथा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखा जाए क्या कहता है 10 में कह रहा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ये भी सवाल आपका 18 में आया हुआ है। बताना है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए या रूढ़िवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्य कुशलता के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या कहता है 11 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है बाबा साहेब का, ये किस भाषण को संपादित अंश है, बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हम बता देते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस पे आधारित है। ठीक है ना, ये भाषण पे आधारित है। इसका राइट आंसर सी वाला याद रखें। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, मैक्स मिलर को या महात्मा गांधी को या भीमराव अम्बेडकर को या बिरजू महाराज को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर को। आगे देखा जाए यहाँ पे अब सब्जेक्टिव प्रश्न आ गए हैं, तो सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे पूछे गए आपसे। देखिए यह सवाल आया हुआ है 2021 में आया हुआ है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, आपसे 2 नंबर 3 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अभी तो 2 नंबर में ही आ रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर वाले सारे प्रश्न आपको यहाँ पे आया है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते कर कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। क्या कर कुशल व्यक्ति यानी कार्य कुशल व्यक्ति सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे उत्तर भी लिखा गया है, यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो है वो आपका उत्तर है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं क्या लिखा गया। कह रहा कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, यानी कि हम लोग को क्षमता इस सीमा तक लेके जाया जाए जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव निजी क्षमता या योग्यता के आधार पर कर सके। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा क्षमता यहाँ तक बढ़ा दिया जाए, यहाँ तक विकसित कर दिया जाए, जहां तक हमारा जो योग्यता होगा उसके अनुसार अपने खुद से हम उस कार्य को चुनाव कर सके और उस कार्य को कर सके। तो वही आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है, तो आवश्यक है ये कि व्यक्तिगत हम व्यक्तियों का क्षमता सीमा विकसित करें और उसमें अपने पेशा या कार्य का चुनाव निजी क्षमता यानी खुद से हम करें। ये नहीं कि आपको यही करना या वही करना, ठीक है, हम खुद से उस चीज को चुनाव कर सके। जैसे में कोई फॉर्म अगर भरने के लिए आता है तो उसका क्राइटेरिया दिया जाता है कि आप कम से कम 10th पास हो, तो उस तरह से आप अगर वहां तक हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग को भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारा क्षमता वहां तक विकसित कर दिया जाए जिससे हमारा योग्यता हो, उस योग्यता के अनुसार हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सके। ठीक है, अगला सवाल है, तो इसको समझ में आ गया क्या, इसे नोट कर लेंगे और इसे आप अच्छे से समझ लेना, इसको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, आपको बताना है इसका उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम इसे पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं। कह रहा है लेखक भीमराव अम्बेडकर का मानना है कि हमारे आधुनिक सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, यानी कि हमारा जो भी समाज है, सभ्य समाज है, उसमें जातीयता पोषकों की कमी अभी तक नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं इसके पोषक श्रम विभाजन का आधार जाति प्रथा को मानते हैं, यानी कि इसका पोषक जो है वो कह रहा है कि श्रम विभाजन यानी कि जाति प्रथा के आधार पे माना जाता है। कह रहा है उनका कहना है कि हमारे इस समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। कह रहा है कि श्रम विभाजन कार्य कुशल के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, यानी कि ये आवश्यक भी है, और कह रहा है जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप भी होना चाहिए। ठीक है, या दूसरा रूप भी है, कह रहा है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता विचार किए बिना गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, यह इस आधुनिक सभ्य समाज के लिए विडंबना की बात है। कहते हैं यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर
कि जब कोई बच्चा, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि श्रम विभाजन, जैसे ही हम कोई किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं या किसी जाति से बिलोंग करते हैं तो हमारा एक कार्य बांट दिया जाता है कि आपको यही काम करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबको एक नजरिए से देखना चाहिए। तो वही यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर बता रहे हैं कि अगर हम कोई कास्ट से रिलेटेड है और कोई कास्ट को ये सौंपा जाता है कि आपको यही काम करना है, और किसी माँ के पेट में बच्चा अगर पल रहा होता है तो उसी समय उसे निर्धारित कर दिया जाता है कि उस बच्चा को भी यही काम करना है, ठीक है, उस बच्चा को भी यही काम करना है। तो यही आपका क्या कहता है, यही हमारे भीमराव अम्बेडकर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही विडंबना की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड बंद हो गया है तो इसे चालू होने देते हैं, लाइट कट गया था, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो रोक देना बापू। तो देखिए यहाँ पे इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, 17 में आया, 21 में आया, 22 में आया, तो इसको आपको याद करना है, ठीक है, एकदम बिल्कुल रट जाना समझिए। तो आपको यहाँ पे जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बताना है। तो कह रहे हैं भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लिखा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। यानी कि जो उसका पेशा है उसी के अनुसार उसको जीवन भर बांध दिया जाता है कि आपको यही काम करना है, इसके सिवा आपको और कुछ नहीं करना। जैसे एक नाई है, नाई को ये बोला जाता है कि आपको बाल दाढ़ी बनाना तो बाल दाढ़ी बनाना, यानी कि उसको पेशा से भी बांध दिया जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं। आगे देखिए कह रहे हैं भले ही पेशा उन्मुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उनके पास जो पेशा है वही पेशा करने के लिए, मान के चलिए उनके पास वो काम नहीं आता है तो उनका कहाँ से भरण पोषण हो पाएगा, भले ही वो क्या हो जाएगा, भूखा मर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कारण है। आगे में और कह रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो भूखे मरने के अलावा क्या रह जाता है। अगर हमें ये स्वतंत्रता ना मिले कि हमें ये काम ना करना हो वो करना, जैसे मान के चलिए हम नाई हैं, हमें बाल ही काटने के लिए अनुमति दिया जाता है और हमें कोई और काम आता है लेकिन वो काम अनुमति नहीं मिलता है, तो बताइए कि हम अगर बाल काटते हैं तो बाल काटने वाला अगर कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं आता कटवाने वाला तो हमारा कहाँ से भरण पोषण हो पाएगा। तो वही आपका यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बता रहे हैं कि वह भूखे मर सकता है, ठीक है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी कि हम काम कर जानते भर में हम किसी और दूसरे काम को नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो जाति है या जो हमारा कार्य वही जाति उसको बांटा गया है, ठीक है, इसके अनुसार हमें वही काम करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से वह भूखा भी मर सकता है। वही आपको कह रहे थे जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण कैसे था, तो यहाँ पे बता दिया गया। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। कह रहा भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में भारत में व्याप्त जाति प्रथा की निंदा की है। यानी कि उन्होंने बताया है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं, यानी कि जो रुचि है उसका उस पर आधारित नहीं है। यह प्रथा पेशे की स्वतंत्रता का गला घोट देती है। यानी कि कहने का मतलब होगा कि यह जो पेशा है कही जा सकती मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह प्रथा पेशे की स्वतंत्रता का गला घोट जाती है, यानी कि जो हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती है, यानी कि हमें गला घोट देती है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहा यह एक दूषित सिद्धांत है जो मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भधारण के समय ही उनकी से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि गर्भधारण कोई बच्चा मतलब गर्भ में पल रहा है उसी समय उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि अब ये कास्ट में ये बच्चा जन्म लेगा तो यही काम वो करेगा। तो ये सब बताते हुए यहाँ पे बता रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप कैसे लेता है, क्यों नहीं होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया, आगे बढ़ा जाए, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट देखा जाता है 5 में क्या कहता है, कह रहा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यकता माना, यानी कि सच्चे लोकतंत्र होना चाहिए उसके लिए लेखक क्या विशेषता बताए। तो बताए हैं कि भीमराव अम्बेडकर का मानना है कि सच्चा लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए, यानी भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। कारण लोकतंत्र केवल शासन ही की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, यानी कि सबका उसमें हाथ होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सचेत रहना चाहिए, अर्थात एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व समानता का भाव होना चाहिए, यानी कि भाईचारे का भाव होना चाहिए, सबके प्रति क्या होना चाहिए, सबको क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए सबको सम्मान मिलना चाहिए एक जैसा, इन्हें कि उसको ऐसा मिले इसको ऐसा मिले। अब कोई ब्राह्मण जाति से हो तो उसको किसी और तरह से सम्मान मिले, और कोई और कास्ट को हो तो उसको कोई और तरीके से सम्मान मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात बताना चाहते थे। आगे देखा जाए, कह रहा है 6 में, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लिखा गया यहाँ पे उत्तर में, कह रहे हैं कि मानव मुक्ति के पुरोधा एवं संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है। कह रहे हैं कि जाति प्रथा श्रमिकों को उच्च और नीच में बांट देती है, जाति प्रथा पेशा चयन की स्वतंत्रता का गला घोट देती है, यानी कि जाति प्रथा जो है श्रमिकों को उच्च और नीच में बांट देता है, और जाति प्रथा पेशा का चयन नहीं कर पाते हैं, स्वतंत्रता से वह कोई कार्य को नहीं कर पाते, उनका गला घोट देती है। आगे बता रहे हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा दोषपूर्ण है, यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, मनुष्य की व्यक्तित्व भावना तथा व्यक्तित्व रुचि का इनमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता है, ये बताना चाहते हैं। आगे देखा जाए, कर आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि लोग रुचि के साथ मतलब जो उनका रुचि के साथ काम नहीं करते हैं, यह प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा की रुचि व आत्मशक्ति को खो देती है। ठीक है, नियमों का जकड़ निष्कर्ष है। तो यहाँ तक आप याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे। आगे बढ़ा जाए, इसको सही से आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। 7 में कहता है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज के किस प्रकार की गतिशील होनी चाहिए। कह रहे हैं लेखक भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतना गतिशील होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध ही तो सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 का आंसर था, आप इसे नोट कर लेंगे। 8 में देखा जाए, 8वां कहते हैं, अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यानी कि वो क्या बताते हैं। कह रहे अम्बेडकर के अनुसार यह विडंबना की बात है कि इस आधुनिक और सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ये पहले ही बता चुके हैं। कह रहे इनमें पोषक कई आधारों पर उसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा की श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इतना आपका ये 8 का आंसर हो गया, इतना ही आपका इसमें था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट विषय अगला वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज को वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।